नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ पायरोल, पिरिडीन एंड इंडोल। इंडोल, पायरोल एंड पिरिडीन की रिएक्टिविटी ऑर्डर देखना है। किसके लिए? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन के लिए। अब अगर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन की बात करें तो वो कंपाउंड ज़्यादा रिएक्टिव होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी तभी इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देख लेंगे तीनों की। जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी वही हमारा क्या होगा, उसी के बेसिस पे हम सीक्वेंस बनाएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पायरोल की। पायरोल ये हमारा होता है, पहले ये देख लेते हैं। जो हमारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है उसको निकालने का फॉर्मूला क्या रहता है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्वल रहती है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अपॉन पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो पायरोल के लिए बात करें तो पायरोल के लिए देख लेते हैं। इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या है, कितने होंगे। ये है पायरोल का एक्चुअल स्ट्रक्चर। इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन यहाँ होगा इधर, इस तरीके से इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन 5 होंगे। और पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 यहाँ 2 यहाँ, यानी कि 4। तो ये हमारा नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है और ये जो है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शो कर रहे हैं। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं पिरिडीन की। पिरिडीन की अगर बात की जाए तो ये पिरिडीन का स्ट्रक्चर है। और यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करें तो इसमें हाइड्रोजन एटम कितने होंगे, 1 2 3 4 5 एंड पाई इलेक्ट्रॉन 2 4 6। ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी। ठीक है, अब इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, जबकि इसके केस में, पिरिडीन के केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। यानी कि जो हमारा पायरोल है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन या इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन ईजिली देगा इन कंपेयर टू पिरिडीन। पिरिडीन के कंपैरिजन में पायरोल अच्छे से देगा। और पायरोल अगर पायरोल और बेंजीन को कंपेयर करने के लिए भी आएगा तो उस केस में भी बेंजीन का 6/6 रहता है, जबकि पायरोल का 5/4 है। इसका मतलब पायरोल का यहाँ भी ज़्यादा रहता है। ठीक है, क्योंकि 1 पॉइंट समथिंग होगा तो यानी कि 1 से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है तो बेंजीन से भी क्या रहेगा, इसका ज़्यादा ही रहेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और बेंजीन से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा रहेगी तो बेंजीन के कंपेयर में भी ये जो पायरोल है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन ईजिली देगा, यानी कि बेंजीन से भी अच्छे से देगा। ठीक है, तो पायरोल और पिरिडीन में तो पायरोल का ज़्यादा रहता है और पायरोल का ही सबसे ज़्यादा भी होता है। ठीक है, पायरोल का सबसे ज़्यादा होगा और पिरिडीन का पायरोल से तो कम ही रहने वाला है। उसके बाद इंडोल की बात करें तो इंडोल का फॉर्मूला इस तरीके, इंडोल का जो स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से होता है। इधर यहाँ पर हमारी प्रेजेंट रहती है एक पायरोल रिंग। अब पायरोल रिंग प्रेजेंट होने की वजह से इसकी भी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है ज़्यादा ही होती है पिरिडीन के कंपेयर में, लेकिन पायरोल से कम होती है क्योंकि यहाँ पर एक बेंजीन रिंग भी प्रेजेंट है और बेंजीन का पायरोल से कम होता है। ठीक है, तो इस वजह से पायरोल से कम रहती है इसकी और पिरिडीन से ज़्यादा रहेगी। तो हमारा सेकेंड नंबर पे आएगा इंडोल एंड थर्ड पे आएगा पिरिडीन। ये हमारा सीक्वेंस रहेगा इलेक्ट्रोफिलिक। अगला क्वेश्चन है इपॉक्सीडेशन ऑफ आर साइक्लोहेक्स 2 इनॉल विद पर एसिटिक एसिड यील्ड 95:5 मिक्सचर ऑफ कंपाउंड ए एंड बी। कंपाउंड ए एंड बी आर, ये कह रहे हैं जो कंपाउंड ए और बी है उसका 95:5 का मिक्सचर मिलता है। इसमें जो ए और बी है उनके बीच रिलेशन क्या है, क्या वो इनएंटियोमर है, डायस्टेरियोमर है, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर है या होमोमर है। तो देख लेते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, इसने सब कुछ खुद ही बता रखा है। ये हमारा कंपाउंड है और उसका इपॉक्सीडेशन होने वाला है किसकी प्रेजेंस में, पर एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में। तो देख लेते हैं, कंपाउंड है
हेक्स 2 इनॉल। तो साइक्लोहेक्स 2 इनॉल क्या होगा, ये हमारा साइक्लोहेक्सेन हो गया। ऑल लगाया है यानी कि यहाँ पर OH ग्रुप प्रेजेंट है, और OH के ये कह रहे हैं सेकेंड पोजीशन पर ईन प्रेजेंट है, तो यहाँ पर हमने ईन लगा दिया। ठीक है, ये हमारा मिल गया हमें रिएक्टेंट। अब ये कह रहा है पैरासिटिक एसिड, पैरासिटिक एसिड जैसे ही हमने इसमें डाला तो ये कह रहा है इसका इपॉक्सीडेशन होता है, यानी कि ये जो डबल बॉन्ड है इसका इपॉक्सीडेशन होगा और कंपाउंड इस तरीके से हमें मिलेंगे। 2 कंपाउंड मिलने वाले हैं, वो भी हमें खुद ही बता रखा है। तो हम यहाँ पर देख लेंगे कि मान लेते हैं कि जो OH है वो ऊपर की साइड है, तो यहाँ पर अगर OH ऊपर की साइड है तो एक बारी जो इपॉक्सीडेशन होगा उसमें जो ऑक्सीजन होगा वो ऊपर की साइड होगा, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे नीचे की साइड होंगे। और जो दूसरा कंपाउंड होगा उसमें ये OH हमारा ऊपर की साइड ही है, और जो ऑक्सीजन होगा वो नीचे की साइड प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन होंगे वो ऊपर की साइड आ जाएंगे। अब ये हमारा क्या है, फाइनल प्रोडक्ट। अब ये फाइनल प्रोडक्ट है, इन दोनों में हम देख लेते हैं कि 95 कौन रहेगा, 5 कौन रहेगा। तो ये हमारा 95% रहेगा, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है इस OH के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, और ये हमारा 5% रहने वाला है। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच अगर रिलेशन देखोगे तो ये जो है इसकी मिरर इमेज है, सॉरी OH ऊपर की साइड है, इधर ऊपर है इधर नीचे, नहीं मिरर इमेज नहीं है। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो कहीं से भी मिरर इमेज नहीं होगी, क्योंकि आगे से अगर मिरर हम लगाने का ट्राई करते हैं, इसके आगे से अगर मिरर लगाएंगे तो OH अगर आगे है तो इधर OH पीछे जाना चाहिए, क्यों इधर तो चलो ठीक है इस पोजीशन पे तो ऑक्सीजन आगे है, इधर ऑक्सीजन पीछे चले गया, लेकिन अगर सामने से हमने मिरर लगाया है तो बाकी यहाँ पे जो और ग्रुप प्रेजेंट है यानी कि OH ग्रुप है इसका भी इसकी ओरिएंटेशन भी चेंज होनी चाहिए, ये भी डैश साइड में जाना चाहिए, लेकिन ये वेज पे ही है, तो इसका मतलब यहाँ पर मिरर प्रेजेंट नहीं है, किसी भी तरीके का आप मिरर नहीं देखेंगे, और इसका मतलब अगर ये मिरर इमेज नहीं है तो ये हमारे होंगे डाइस्टीरियोमर, ये होंगे डाइस्टीरियोमर। अगला क्वेश्चन है द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड गिवन बिलो। जो नीचे कंपाउंड दिया गया है इसका IUPAC नेम पूछ रहा है। अगर हम इस कंपाउंड को देखा जाए तो ये है एस्टर ग्रुप और ये है कीटोन ग्रुप। तो पहले तो हम ये देख लेंगे कि जो हमारा बेस चेन के साथ जो भी फंक्शनल ग्रुप होगा वो कौन होगा, तो वो हमारा एस्टर ग्रुप रहेगा, क्योंकि एस्टर की जो प्रायोरिटी रहती है वो कीटोन से ज़्यादा होती है। तो एस्टर की प्रायोरिटी कीटोन से ज़्यादा होने की वजह से एस्टर हमारा क्या होगा, बेस चेन के साथ लगा होगा, यानी कि पीछे हमारा एस्टर होगा, कीटोन नहीं होगा। यानी कि ओन वाले तो हमने पहले ही एलिमिनेट कर दिए, C और D हमारे एलिमिनेट हो गए हैं। ठीक है, अब कार्बोक्सिलेट वाले ही बचेंगे, क्योंकि हमारा एस्टर जो है यहाँ पर एस्टर की प्रायोरिटी ज़्यादा है। अब IUPAC नेम में यहाँ पर R और S दे रखा है, R और S दे रखा है हमारा इस यहाँ पर जो कार्बन है इस कार्बन के लिए R, ये जो कार्बन है ये R, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो R रहेगा या S रहेगा। तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो कार्बन है इस कार्बन से यहाँ पर कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ पर भी कार्बन प्रेजेंट है, इधर भी कार्बन प्रेजेंट है, और डैश साइड में हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक हो गया। अब ये तीनों कार्बन है तो हम इसकी प्रायोरिटी सिर्फ कार्बन की वजह से दे नहीं सकते। आगे देखेंगे इस कार्बन से 3 कार्बन अटैच है, एक ये हो गया, और डबल बॉन्ड है तो 2 कार्बन हम यहाँ कंसिडर करेंगे। इस कार्बन से आगे 1 कार्बन अटैच्ड है, और इस कार्बन से 2 ऑक्सीजन अटैच्ड है, 3 ऑक्सीजन अटैच्ड है, क्योंकि ये ऐसा ग्रुप है। ठीक है, तो 2 का ऑक्सीजन ये हो गया, 1 ऑक्सीजन ये हो गया, तो 3 ऑक्सीजन अटैच्ड है। इसका मतलब हाँ यहाँ पर जो हमारा प्रायोरिटी रहेगा वो हम इसको देंगे, ये फर्स्ट प्रायोरिटी पे रहेगा, फिर ये सेकंड पे रहेगा, और ये रहेगा थर्ड पे, और हाइड्रोजन आएगा फोर्थ पे। अब क्योंकि जो फोर्थ प्रायोरिटी है वो डैश पर गई है तो हमें यहाँ पर किसी भी तरीके की चेंज की नीड नहीं है, तो सीधा देख लेंगे 1 2 3 जो है एंटी क्लॉकवाइज है, इसका मतलब ये रहने वाला है S। तो हमारा A नहीं होगा क्योंकि A में R दिया है, B हमारा आंसर होने वाला है। ठीक है, तो ये बहुत ईजी था।
इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें अगर नेम भी देखेंगे तो नेम की अगर मैं बात करूँ तो इसका नेम हम कैसे लिखते हैं, एस्टर जब भी होगा तो उसके साथ दोनों साइड चेन होती है, पहले छोटी चेन को हम ले लेंगे, उसको आगे लिख लेंगे, तो इसने इथाइल आगे लिख लिया। देन जो बड़ी वाली चेन होगी, ये जो साइक्लोहेक्सेन वाली चेन है, उसको हम पीछे लिखेंगे, ठीक है। अब उसमें कीटोन जो है ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो इसको हम ब्रांच में लेंगे, इसलिए हमने यहाँ पर लिया है 4 पे ऑक्सो, ठीक है। फिर उसके बाद साइक्लो 2 पे हमारा ईन है, इस पोजीशन पे 2 आएगा, यहाँ पे ईन ग्रुप प्रेजेंट है। और लास्ट में हमारा आएगा कार्बोक्सिलेट, जो कि यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन है A to C द कंपाउंड विच कैन एग्जिबिट ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी कौन दिखाएगा? जो कंपाउंड कायरल होगा, ठीक है। और कौन सा कंपाउंड कायरल होगा? कायरलिटी के लिए प्लेन अब्सेंट होना चाहिए और सेंटर ऑफ सिमेट्री अब्सेंट होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें देख लो, कायरलिटी पता चल जाएगी। और कायरलिटी अगर किसी भी कंपाउंड में है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं पहला कंपाउंड देखूं जिसको ए कहा है, तो इस कंपाउंड में देखो ये कायरल कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि ये जो नाइट्रोजन है इससे चारों लगे हुए ग्रुप जो है डिफरेंट है, तो ये तो कायरल कंपाउंड हो जाएगा। और इसमें किसी भी तरीके का प्लेन और सेंटर ऑफ सिमेट्री आप देखोगे नहीं, तो ये हमारा कायरल हो गया। उसके बाद सेकंड को देखो। सेकंड में अगर मैं बात करूँ प्लेन, तो प्लेन इसमें प्रेजेंट है लेकिन ईजिली यहाँ पर नहीं दिख रहा है। आप इसका फिशर प्रोजेक्शन बनाएंगे तो वहाँ पर आप ईजिली देखेंगे कि इसका प्लेन, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। इसका फिशर इस तरीके से बनेगा, CH2OH CH2OH OHH एंड OHH। तो यहाँ पे प्लेन आप इस पॉइंट से प्लेन पड़ता हुआ आप देखेंगे। लेकिन प्लेन अगर नहीं पता चल रहा है तो आप यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री लगा के देख लो। इस पॉइंट से अगर मैं सेंटर ऑफ सिमेट्री देखूंगी तो आगे की तरफ ऑक्सीजन है तो पीछे की तरफ भी, आगे की तरफ OH है तो पीछे की तरफ भी OH है। फिर इस साइड OH है तो इधर भी हमारा OH प्रेजेंट है। तो यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री भी देखने को मिल रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कायरल नहीं होगा, और ये कायरल नहीं होगा तो इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी भी नहीं होगी। अब फोर्थ की बात कर लेते हैं। फोर्थ देखोगे तो फोर्थ में भी क्या है, ना तो प्लेन प्रेजेंट है ना सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। इसका मतलब ये भी कायरल होगा, और ये भी अगर कायरल होगा तो ये भी ऑप्टिकल एक्टिव होगा। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी हमारी प्रेजेंट है A एंड C में, तो C हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। आगे है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ द कंपाउंड A to C में एसिडिटी चेक करनी है। अब एसिडिटी की बात करें तो एसिडिटी कब होगी? जब ये तीनों कंपाउंड H+ को डोनेट करेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि ये कितना स्टेबल कंपाउंड इसके बाद बना रहा है। जितना स्टेबल यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि H+ देने के बाद जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा वही सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। तो अगर A की बात करूँ, H+ डोनेट करने के बाद A हमारा इस तरीके से देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमारा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यही सबसे ज़्यादा एसिडिक पोजीशन है, तो यहीं से हाइड्रोजन H+ जाएगा। तो ये कंपाउंड आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर B से बात की जाए, B की बात करें तो B में एक साइड बेंजीन है, दूसरी साइड हमारा सेम कंपाउंड है जो आगे था, और ये बेंजीन रिंग हो गई। यहाँ पे डबल बॉन्ड O हो गया, नीचे भी डबल बॉन्ड O हो गया। इधर पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा H+ डोनेट करने के बाद। थर्ड की बात करें तो थर्ड जैसे ही H+ डोनेट करेगा तो कहाँ से करेगा? उसमें सबसे ज़्यादा एसिडिक जो पोजीशन है वो OH वाला हाइड्रोजन जो है सबसे ज़्यादा एसिडिक है, यानी कि OH से ही H जाएगा। यहाँ भी OH से H चले जाएगा, ये डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब सबसे पहले इसी की बात कर लेते हैं, इसी कंपाउंड की बात कर लेते हैं। सेकेंड ये ऑक्सीजन है, ठीक है। यहाँ पे पेन काम नहीं कर रहा है, ये ऑक्सीजन है। अब इस कंपाउंड की मैं अगर बात करूँ तो इस कंपाउंड में ध्यान से देखना, यहाँ पे कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है क्योंकि नेगेटिव चार्ज इधर आएगा, और ये जो
इलेक्ट्रॉन है इधर की साइड शिफ्ट हो सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इधर की साइड शिफ्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे इजीली आपको कॉन्जुगेशन देखने को मिलेगा। कॉन्जुगेशन तो है ही, साथ में जो रिंग है इसमें नंबर ऑफ डबल बॉन्ड एक ही प्रेजेंट है। इसका मतलब जैसे ही H+ दिया, ये जो कंपाउंड है ये क्या हो गया, एरोमेटिक। ये कंपाउंड आपका एरोमेटिक हो गया H+ डोनेट करने के बाद। तो ये जो कंपाउंड है हमारा एरोमेटिक हो गया है, ठीक है। और एरोमेटिक हो गया है तो ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा, और बहुत ज़्यादा स्टेबल अगर होगा तो हम कह सकते हैं कि इसकी एसिडिटी सबसे ज़्यादा हो सकती है अगर ऊपर वाले कंपाउंड एसिडिक एरोमेटिक नहीं होते हैं तो, ठीक है। अब ऊपर वाले कंपाउंड्स में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखो, ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा कॉन्जुगेशन में, और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ पुल करेगा, और इधर भी ऑक्सीजन जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है अपनी साइड लेगा, और ये नेगेटिव चार्ज इधर भी जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो रिड्यूस हो रहा है बाई कॉन्जुगेशन, मतलब ऑक्सीजन अपने साइड को इस इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है, ठीक है। अब अगर बात की जाए यहाँ पे इस कंपाउंड में अगर बात करें तो यहाँ पे अगर जैसे ही ऑक्सीजन ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये नेगेटिव भी इसके साथ बॉन्ड बनाने का ट्राई करेगा, इधर से भी ये बॉन्ड इस साइड ब्रेक होने के चांसेस है, क्योंकि जैसे ही पॉजिटिव को देखेगा तो ये भी ब्रेक होने जाएगा, ठीक है। तो इस केस में ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इधर जो अपोजिट साइड में कार्बन प्रेजेंट है उसके साथ भी डबल बॉन्ड बना सकता है, इधर भी बना सकता है। इसका मतलब ये जो नेगेटिव चार्ज है वो ज़्यादा रिड्यूस नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस पॉजिटिव के पास दूसरी जगह से भी पॉसिबिलिटी है स्टेबल होने के लिए, ठीक है। तो ये कम स्टेबल होगा और ये ज़्यादा स्टेबल होगा, और सबसे ज़्यादा स्टेबल ये थर्ड वाला रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एरोमेटिसिटी जनरेट हो जा रही है H+ देने के बाद। तो यहाँ पर जो हमारा सीक्वेंस रहेगा वो रहेगा C, A एंड B। तो C जो ऑप्शन है वही हमारा करेक्ट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, द एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन एट 2 कायरल सेंटर ऑफ माइनस कैम्फर इज। माइनस कैम्फर यानी कि ल्यू रोटेटरी कैम्फर की बात कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर दे भी रखा है 1 और जो 4th पोजीशन है, 1st एंड 4th पोजीशन पे हमें चेक करना है कॉन्फ़िगरेशन R रहने वाला है या S रहने वाला है। इन दोनों को हमें देख लेना है, ठीक है। तो अब मैं फर्स्ट वाले की बात करूँ तो फर्स्ट वाला इस तरीके से है, ऊपर की तरफ यहाँ पर जो कार्बन है उसके साथ आगे 1 2 और 3 कार्बन अटैच्ड है। इस कार्बन के साथ 3 कार्बन आगे अटैच्ड हैं। फिर इधर साइड जो कार्बन है उसके साथ 2 ऑक्सीजन अटैच्ड हैं, और इस साइड में जो कार्बन है उसके साथ 1 कार्बन आगे और अटैच्ड है, ठीक है। और यहाँ पे जो है पीछे की साइड में मिथाइल है। मैंने मिथाइल को पीछे की साइड क्यों भेजा? क्योंकि ये जो है आगे की तरफ है, इसका मतलब ये वाला जो पीछे वाला जो कार्बन होगा उसका जो ग्रुप होगा वो पीछे की साइड होगा। तो इस केस में अब यहाँ पे नंबरिंग देखो, नंबरिंग इस कार्बन से अगर तीनों तरफ चारों तरफ मूव करते हैं तो कार्बन मिल रहा है, लेकिन ये जो कार्बन है इसके पास 2 आगे ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिल जाएगी। ऊपर वाले कार्बन के साथ 3 कार्बन है तो इसको सेकंड प्रायोरिटी। इसका तीसरे इस कार्बन के साथ 1 कार्बन है तो इसको थर्ड प्रायोरिटी दे देंगे। इस कार्बन के साथ कोई कार्बन नहीं है, सारे हाइड्रोजन है तो ये 4th प्रायोरिटी मिलेगी इसको। और यहाँ पर जो 4th नंबर है वो डैश पर आ रहा है तो इसका मतलब सीक्वेंस चेंज करने की हमें नीड नहीं है। तो हमारा जो 1 2 3 का सीक्वेंस होगा वो क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज होगा, इसका मतलब इसका जो कन्फर्मेशन होगा, कॉन्फ़िगरेशन होगा वो रहेगा S, ठीक है। अब दूसरा देख लेते हैं। पहले का तो हमारा S आने वाला है, ठीक हो गया। दूसरा है, दूसरा यानी कि 4th नंबर का कार्बन। तो 4th नंबर के कार्बन की अगर मैं बात करूं तो ये हमारा कार्बन है 4th नंबर का। इससे इस साइड को अगर मैं मूव करती हूँ, यहाँ पे जो कार्बन है उससे आगे 3 कार्बन लगे हुए हैं। नीचे इस साइड में जो कार्बन होगा उससे आगे, इस कार्बन से आगे 1 कार्बन प्रेजेंट है। फिर उसके बाद जो इधर की साइड कार्बन है ये वाला, इससे भी आगे 1 कार्बन प्रेजेंट है।
इस कार्बन के पास भी आगे एक कार्बन प्रेजेंट है। और जो 4th नंबर का हमें नहीं दिखाया है वो है हाइड्रोजन, जो कि आगे की तरफ होगा। आगे की तरफ क्यों होगा? क्योंकि ये जो ग्रुप है ये पूरा आगे की तरफ है, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा वो भी आगे की तरफ ही प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग में देखो, ये जो कार्बन है इसके पास 3 कार्बन आगे हैं, तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी। अब इन दोनों के पास एक एक कार्बन है, दोनों के पास अगर एक एक कार्बन है तो इससे अगले कार्बन पर मूव करो। इससे जो अगला कार्बन है उस कार्बन के पास यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, लेकिन इस कार्बन के पास सिर्फ एक कार्बन है, तो हमारा सेकंड प्रायोरिटी इसको मिल जाएगी, थर्ड इसको मिल जाएगी, हाइड्रोजन को 4th मिलेगी, क्योंकि 4th वेज पे है, तो जो भी यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा उसका हमें अपोजिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। अगर सीक्वेंस की बात करें तो 1 2 3 जो है क्लॉकवाइज आ रहे हैं, क्लॉकवाइज आर होगा, लेकिन 4th जो नंबर है वो हमारा वेज पे आया है, तो आर का हमारा कन्वर्ट हो जाएगा एस में, यानी कि हमारा जो फर्स्ट कार्बन उस पर भी एस कॉन्फ़िगरेशन आने वाला है और 4th कार्बन पर भी एस कॉन्फ़िगरेशन आने वाला है। तो फर्स्ट पर भी एस, 4th पर भी एस, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रखा है एच ए एंड एच बी के बीच रिलेशन, एंड उसके बाद हमारा बी ब्रोमीन फर्स्ट एंड ब्रोमीन सेकंड के बीच रिलेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लेते हैं। अगर इस कंपाउंड की बात करें तो इस कंपाउंड में आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। देखो इस कंपाउंड में अगर मैं प्लेन डालूँ तो मैं आगे से पीछे की तरफ प्लेन डाल रही हूँ, आगे से पीछे की तरफ प्लेन डालूँगी तो ये जो दोनों हाइड्रोजन है वो मेरे प्लेन से बाइसेक्ट होंगे। ठीक है, दोनों प्लेन में आएंगे। देखो इस कंपाउंड को बनाओ और आगे से पीछे की तरफ प्लेन बनाते हुए अगर आप इसमें इसको काटते हैं यानी कि प्लेन डालते हैं तो यहाँ पर प्लेन पड़ जाएगा। कैसे पड़ेगा? यहाँ पर जो मिथाइल ग्रुप है इस मिथाइल ग्रुप को रिफ्लेक्ट करेगा और ब्रोमीन इस ब्रोमीन को रिफ्लेक्ट करेगा। इसका मतलब हमारा यहाँ पर ये प्लेन प्रेजेंट होने वाला है। अब अगर इसकी बात की जाए, देखो अब देख लेते हैं, अब इजी हो जाएगा समझना। ये प्लेन है, ठीक है, इस प्लेन में हमारा एच ए और एच बी दोनों बाइसेक्ट हो रहे हैं, यानी कि इस प्लेन में आ रहे हैं। तो जब भी कोई ग्रुप प्लेन से बाइसेक्ट होते हैं तो बाइसेक्ट होने पर वो जो ग्रुप होते हैं वो आपस में, देखो प्लेन प्रेजेंट है कैसे, ये मिथाइल है ये मिथाइल, दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे, ये ब्रोमीन दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे। इसका मतलब प्लेन तो पड़ने वाला है, और प्लेन से अगर 2 ग्रुप बाइसेक्ट हुए हैं तो वो 2 ग्रुप जो होंगे वो आपके डाइस्टीरियोमर होंगे। ठीक है, और डाइस्टीरियोमर होंगे। और अगर प्लेन से बाइसेक्ट ना होकर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, जब प्लेन पड़ा तो प्लेन की पड़ने के बाद ये एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो ये जो ग्रुप होंगे ये इनेंशियोमर होंगे। ठीक है, क्या होंगे? इनेंशियोमर होंगे। अब की बार ये डाइस्टीरियोमर नहीं इनेंशियोमर होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। ये हो गया हमारा कंपाउंड। तो यहाँ पर किस किस चीज़ के लिए पूछा है? हाइड्रोजन के लिए पूछा है, एच ए एंड एच बी दोनों हाइड्रोजन बाइसेक्ट हुए हैं तो इसका मतलब दोनों क्या होंगे? डाइस्टीरियोमर होंगे। तो एच ए और एच बी डाइस्टीरियोमर होने वाले हैं, इनेंशियोमर नहीं होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट पूछा है Br1 एंड Br2। Br1 एंड Br2 को आप देखेंगे तो दोनों एक दूसरे से प्लेन से रिफ्लेक्ट हुए हैं, यानी कि ये इनेंशियोमर होंगे। ये अगर इनेंशियोमर होंगे तो कौन सा होगा? सेकंड वाला। देखो सेकंड वाला कह रहा है कि हाइड्रोजन तो डाइस्टीरियोटॉपिक है और जो ब्रोमीन है वो इनेंशियोटॉपिक है। ठीक है, तो डाइस्टीरियोटॉपिक बाइसेक्ट होने वाले होंगे और रिफ्लेक्ट होने वाले इनेंशियोटॉपिक होंगे। अगर यहाँ पर दोनों मिथाइल के बारे में पूछता तो दोनों मिथाइल भी हमारे इनेंशियोटॉपिक ही होते, क्योंकि दोनों क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो बी है वही हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, गिवन द एनर्जी ऑफ ईच गॉस ब्यूटेन इंटरेक्शन इज। जब ब्यूटेन
इंटरेक्शन में गॉच इंटरेक्शन होगा। जब गॉच इंटरेक्शन होगा तो एनर्जी ये रहेगी, कह रहे हैं जी वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, इस रिएक्शन के लिए जी वैल्यू क्या रहेगी। तो यहाँ पर इसने कह दिया कि गॉच इंटरेक्शन पर वैल्यू ये रहने वाली है, तो टोटल हमें जी वैल्यू निकालनी है। जब इस कंपाउंड का हम न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाएंगे तो न्यूमैन प्रोजेक्शन में आप देखेंगे, देखो ये कंपाउंड है, ये हमारा कंपाउंड है, यहाँ पर बनाकर दिखाया है। इसमें ये जो सीस है तो ये हमारा हाइड्रोजन होगा, ठीक है। तो इनका हमने, इस कंपाउंड का हमने न्यूमैन प्रोजेक्शन बना के दिखाया है। न्यूमैन में सिर्फ 2 ही दिखाए हैं, 2 इसलिए दिखाए हैं क्योंकि यहाँ पर 2 ही कंडीशन ऐसी बनेंगी जब मिथाइल ग्रुप के गॉच पोजीशन पे प्रेजेंट होगा, यानी कि गॉच जो कन्फर्मेशन है वो गॉच कन्फर्मेशन के 2 न्यूमैन प्रोजेक्शन यहाँ पर हमें बनते हुए दिखेंगे, ठीक है। अब 2 बन रहे हैं, 2 न्यूमैन प्रोजेक्शन में हमारा गॉच प्रोजेक्शन आ रहा है, यानी कि गॉच पोजीशन पे, यानी कि 60 डिग्री पे मिथाइल आ रहे हैं, इसमें भी और इसमें भी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक पे हम, इसने क्या कहा है, एक पे कितना की एनर्जी है 0.9 किलो कैलोरी पर मोल की, लेकिन यहाँ पर 2 बन रहे हैं। जब इसके हम सारे न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाएंगे तो हमें दिखेगा कि हमें यहाँ पर 2 गॉच कन्फर्मेशन मिल रहे हैं। इसका मतलब ये जो एनर्जी है वो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.9 और हमारा जो आंसर है वो आएगा 1.8 किलो कैलोरी पर मोल, यानी कि बी जो है वो करेक्ट आंसर रहने वाला है। द IUPAC नेम फॉर द कंपाउंड गिवन बिलो, जो नीचे कंपाउंड दिया है इसके लिए IUPAC पूछ रहे हैं। तो IUPAC अगर हम निकालें तो नाम, इसने नेम के साथ हमें पोजीशन, अलग अलग पोजीशन पर कन्फर्मेशन भी पूछा है, एस और आर भी पूछा है, कॉन्फ़िगरेशन और जो एल्कीन है वो जेड होगा या ई होगा ये भी पूछा है। इतना ही हमारा निकल जाए तो बाकी की पीछे की सारी चीज़ें सेम है। देखो 7 फिनाइल हेप्ट 3 इन ऑल, सब में यही लिख रखा है, तो पीछे का सेम है, हमने आगे सिर्फ चेक करना है आर और जेड या ई को, ठीक है। तो अगर मैं इस डबल बॉन्ड की बात करूँ तो ये डबल बॉन्ड इस तरीके से है, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, इधर भी हाइड्रोजन होगा, ठीक है। तो जो ये बड़े बड़े ग्रुप है ये हमारा एंटी पोजीशन पे है, एंटी पोजीशन पे है तो कन्फर्मेशन ई रहेगा, ये तो कन्फर्म हो गया। अब उसके बाद ये जो कार्बन है 2nd नंबर का जिस पे कॉन्फ़िगरेशन पूछ रखा है वो है इस तरीके से, वो कार्बन में डैश पे OH है, ठीक है। फिर उसके बाद एक साइड में जो कार्बन है उससे आगे 2 कार्बन लगे हुए हैं, दूसरी साइड में जो कार्बन है उससे आगे सिर्फ हाइड्रोजन लगे हुए हैं, और डैश पे अगर OH है तो यहाँ पे जो वेज है यहाँ पे प्रेजेंट होगा हाइड्रोजन। अब इसकी नंबरिंग करो। नंबरिंग की बात करें तो सबसे पहली प्रायोरिटी इसको मिलेगी क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है। 2nd प्रायोरिटी इसको मिलेगी क्योंकि इसके कार्बन से आगे 2 कार्बन और अटैच्ड हैं। 3rd प्रायोरिटी इसको मिलेगी क्योंकि सिंगल कार्बन है। 4th प्रायोरिटी हाइड्रोजन सबसे छोटा होता है, इसको मिलेगी। और जो 1, 2 एंड 3 का सीक्वेंस अगर हम देखेंगे तो 1, 2, 3 का सीक्वेंस रहने वाला है क्लॉकवाइज, इसका मतलब R होगा। लेकिन क्योंकि 4th ग्रुप जो है वो वेज पे प्रेजेंट है तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये चेंज होगा और R हमारा कन्वर्ट हो जाएगा S में। तो हमने वो आंसर ढूंढना है जिसमें E एंड S हो। तो S एंड E वाले अगर बात की जाए तो D नंबर का जो आंसर है वही करेक्ट रहने वाला है। अगला है इन द कंपाउंड गिवन बिलो, जो नीचे कंपाउंड दिया है उसमें जो मार्क्ड A एंड B हाइड्रोजन है उनके बीच का रिलेशन पूछा है, ठीक है। तो अगर इसकी बात करें तो मैं इतने ग्रुप को मान लेती हूँ R, और इस R ग्रुप में अगर हम प्लेन डालें तो ये हमारा प्लेन पड़ जाने वाला है क्योंकि दोनों pH ऊपर की साइड प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसमें देख लेंगे हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करने पर हमें क्या देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट जो हमें कंपाउंड है वो हमें इस तरीके से दे रखा है, नाइट्रोजन HA HB एंड COOH, ठीक है। अब ये कह रहे हैं इसमें जो दोनों हाइड्रोजन है इनके बीच का रिलेशन बताना है। तो दोनों हाइड्रोजन के बीच का रिलेशन हमें देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों हाइड्रोजन को एक एक बार किसी दूसरे ग्रुप से रिप्लेस कर देंगे। तो पहली बार मैं A को D से रिप्लेस कर रही हूँ, फिर दूसरी बार हम B को D से रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पे क्या मिलेगा,
नाइट्रोजन डी, हाइड्रोजन आर और COOH। इधर क्या मिलेगा हमें, नाइट्रोजन डी आर और हाइड्रोजन COOH। ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपको मिरर तो साफ साफ दिखेगी, मिरर में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज है। अब मिरर इमेज के बाद दूसरा केस होता है, ये एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल है या सुपर इम्पोजिबल, यानी कि इस ग्रुप को मैं इसके ऊपर रखूँ तो क्या ये इसको ढक देगा। तो अगर मैं इसको सिर्फ R कहती और यहाँ पर कार्बन वगैरह कुछ भी प्रेजेंट होता तो इसको हम इस साइड रोटेट करके, D को इस साइड रोटेट करके इसके ऊपर रख देते तो ये सुपर इम्पोजिबल हो जाता। लेकिन जो R ग्रुप है उसको ध्यान से देखो, वो R ग्रुप इस तरीके से है, वो R ग्रुप ये है। अब अगर इसको मैं इस साइड रोटेट करके, मतलब 180 रोटेट करके दूसरे के ऊपर रखना चाहूँगी तो जो ये PH ग्रुप है ये पीछे की साइड चले जाएंगे, PH ग्रुप पीछे की साइड चले जाएंगे। तो इस केस में जो कंपाउंड है वो सुपर इम्पोजिबल नहीं होगा, और सुपर इम्पोजिबल नहीं होगा तो इसका मतलब ये जो दोनों कंपाउंड है ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है, और नॉन सुपर इम्पोजिबल है तो इसका मतलब क्या है, मिरर इमेज और नॉन सुपर इम्पोजिबल यानी कि इनेंशियोमर होंगे, ये एक दूसरे के इनेंशियोमर रहेंगे। और जो दोनों हाइड्रोजन है वो इनेंशियोटॉपिक हाइड्रोजन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स द वन विच हैज़ हाइस्ट डाइपोल मोमेंट, इसमें से कौन सा है जिसका जो डाइपोल मोमेंट है वो हाइस्ट रहेगा। तो डाइपोल मोमेंट चेक करने के लिए जो हम बीच का जो डबल बॉन्ड है वो सबका ब्रेक करके देख लेते हैं। बीच का डबल बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो जो इस पोजीशन पे, उसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ, आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, जैसे इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर नीचे का बॉन्ड में इसकी साइड ब्रेक करूँ तो यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। अगली बारी में अगर अपोजिट साइड करें तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा। अब इधर बात की जाए तो इधर नेगेटिव ही इसलिए रहेगा क्योंकि ये एरोमेटिक बनेगा नेगेटिव आने के बाद, तो इधर पॉजिटिव रहेगा। अब देख लेते कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पर अगर बात की जाए तो ये एंटी एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है, ठीक है, थोड़ा बहुत स्टेबल होगा क्योंकि दूसरा तो एंटी एरोमेटिक है। यहाँ बात की जाए तो ये एरोमेटिक है और ये भी एरोमेटिक है, क्योंकि डबल बॉन्ड जैसे ही ब्रेक हुआ तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन आ गया, और कॉन्जुगेशन विथ 3 बॉन्ड यानी कि एरोमेटिक, और इधर भी कॉन्जुगेशन विथ 3 बॉन्ड नहीं भी गए तो 2 बॉन्ड और एक अनपेयर्ड लोन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो वो भी हमारा क्या रहेगा, ये भी हमारा रहेगा एरोमेटिक। तो दोनों एरोमेटिक हो गए इस केस में। अब नीचे की बात करें तो इसमें अगर तुम इस साइड पॉजिटिव लाओ तो ये एरोमेटिक होगा, ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, और इस साइड अगर पॉजिटिव लाओ तो ये एरोमेटिक होगा, दूसरा एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। यानी कि एक टाइम में एक एरोमेटिक और एक एंटी एरोमेटिक रहने वाला है, दोनों एरोमेटिक नहीं हो पाएंगे। नीचे की बात करें तो ये एरोमेटिक होगा, रिंग जो होगी एरोमेटिक होगी, और यहाँ पे जो ग्रुप है वो चेन वाला ग्रुप है, यानी कि इस पर रिंग प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पर एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक का केस ही नहीं होगा। तो इन चारों में मैं अगर बात करूँ, इन चारों की अगर बात करें तो हमें सिर्फ बी ऑप्शन ही ऐसा लग रहा है जहाँ पर जो दोनों कंपाउंड है वो एरोमेटिक देखने को मिल रहे हैं। अब अगर एरोमेटिक देखने को मिल रहे हैं तो ये इसी तरीके से ये जो कंपाउंड है वो आपको इसी तरीके से देखने को मिलेगा, यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव जो है लगभग हर बार उसके ऊपर नेगेटिव और पॉजिटिव प्रेजेंट होंगे। अब नेगेटिव और पॉजिटिव लगभग हर बार प्रेजेंट है तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट क्या है, बहुत ज़्यादा होगा, तो हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट हमारा बी का ही रहेगा। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए ये जो सारी चीज़ें हैं इनको रिवाइज करते रहो।